हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 391 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग मारू बिहाग का शुद्ध मध्यम स्वर प्रदर्शित करता है। राग मारू बिहाग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है, जिनमें से शुद्ध मध्यम जो स्वर है ये प्रदर्शित करता है अभ्यास बहुत्व को। ठीक है, अभ्यास बहुत्व को प्रदर्शित करता है शुद्ध मध्यम स्वर राग मारू बिहाग में। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है मियाँ मल्हार राग में। राग मियाँ मल्हार में दोनों निषाद यानी कि शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, दीपचंदी ताल का अन्य नाम है। दीपचंदी ताल का अन्य नाम है चाचर ताल। चाचर ताल के नाम से भी जाना जाता है दीपचंदी ताल को। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 16 मात्रा की ताल है। 16 मात्रा यानी कि 16 मात्रा की ताल है। पंजाबी ताल, 3 ताल, अद्धा ताल, ये सभी तालें जो हैं 16 मात्रा की तालें हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शिखर ताल में विभाग होते हैं। शिखर ताल जो कि 17 मात्रा की ताल है, इसमें विभाग होते हैं 6, 6, 2, 3 मात्रा के 4 विभाग। शिखर ताल में पहले विभाग में 6 मात्रा, दूसरे विभाग में 6 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा, यानी कि कुल 17 मात्रा की ताल है और 6, 6, 2, 3 मात्रा के इसमें 4 विभाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, 17 मात्रा की शिखर ताल है, ये किस प्रकृति की ताल है? तो ये है मिश्रपदी ताल। इसमें 6 मात्रा भी आ रहा है, 2 मात्रा भी आ रहा है और 3 मात्रा भी आ रहा है, तो इसलिए इसमें जो है सभी जो पद हैं वो मिश्र हो गए हैं, इसलिए इसको मिश्रपदी ताल कहते हैं और इसकी मात्रा है 17 मात्रा। सातवां प्रश्न है, तबले में गट्टे होते हैं। तबले में गट्टे होते हैं 8, केवल दाहिने तबले में 8 गट्टे होते हैं। तो केवल एक तबले का पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन जैसे एग्जाम में दिया था केवल 8 ही दिया था, या 16 देगा तो आप 16 लगाएंगे, पर केवल 8 दिया था तो केवल आप 8 को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो एक तबले में केवल दाहिने तबले में ही 8 गट्टे होते हैं, तो तबले में गट्टों की संख्या है 8। इसके बाद अगला प्रश्न है, सितार में बाज के तार को मिलाते हैं। सितार में बाज के तार को मिलाया जाता है मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से सितार के बाज के तार को मिलाया जाता है। मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था कि सितार के बाज के तार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों ने नहीं बताया है, तो ये इसका सही आंसर होगा नायकी का तार। नायकी के तार के नाम से भी सितार के बाज के तार को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तबले की पोड़ी में चमड़े की परतें होती हैं। तबले का जो पोड़ी होता है जिस पर वादन किया जाता है, जो बकरी के खाल का बना होता है, तो इसमें चमड़े की परतें होती हैं 2 परतें होती हैं चमड़े की तबले की पोड़ी में। ठीक है, 3-4 साल पहले के जो एग्जाम थे उनमें तबले की पोड़ी में 3 परतों को ही सही माना गया था, पर असली में जो तबले की परतें होती हैं, पोड़ी की परतें होती हैं, वो होती हैं 2 परतें होती हैं तबले की पोड़ी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, तबले के आविष्कारक हैं। तबला वाद्य के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी जो हैं तबला वाद्य के आविष्कारक हैं। अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था और इन्होंने ही तबला वाद्य का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा?
तीन ताल की बंदिश है। तीन ताल यानी कि 16 मात्रा की ताल है और इसकी बंदिश यदि 7वीं मात्रा से आरंभ होती है तो इसका मुखड़ा होगा 9 मात्रा का। 9 मात्रा का मुखड़ा होगा यदि तीन ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, ताल के कितने प्राण हैं? ताल के प्राणों की संख्या है 10। 10 प्राण होते हैं ताल के। ठीक है। ताल के 10 प्राण कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र वादन में साधारणतः सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्र वादन में साधारणतः सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं पेशकार को। पेशकार को सबसे पहले बजाया जाता है स्वतंत्र वादन में। इसके बाद 14वां प्रश्न है, बनारस घराने में तबला वादन में सबसे पहले पेश करते हैं। बनारस घराने में तबला वादन में सबसे पहले उठान से प्रारंभ करते हैं, यानी कि सबसे पहले उठान पेश करते हैं, फिर उसके बाद जो है तबला वादन किया जाता है। तो बनारस घराने में तबला वादन में सबसे पहले पेश किया जाता है उठान और स्वतंत्र वादन में पेशकार को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रे सा धनी सा राग अंश है। इसमें धैवत और निषाद मंद्र सप्तक के कोमल स्वर हैं, यानी कि धैवत निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त हो रहा है। तो रे सा धनी सा राग अंश है अड़ाना राग का। अड़ाना राग में इस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है, रे सा धनी सा राग अंश का। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, तराना गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से ऐसे गायक हैं जो तराना को गाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तराना गायन के लिए प्रसिद्ध हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन जी। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी तराना गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। तराना को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, तानसेन जी की गायकी का नाम है। तानसेन जी की गायकी का नाम है ध्रुपद। ध्रुपद गायक थे मियाँ तानसेन जी। तानसेन जी किस बानी के प्रवर्तक हैं? किस बानी के हैं ध्रुपद गायक? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए यदि आपको मालूम हो तो। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, सा नी ध प ग स्वर किस राग का घोतक है? सा नी ध प ग ये स्वर घोतक है शुद्ध कल्याण राग का। राग शुद्ध कल्याण के अवरोह में सा नी ध प ग इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के गुरु हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के गुरु हैं विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी। वीडी पलुष्कर जी पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के गुरु हैं। 20वां प्रश्न है, सदा सुहागन राग है। सदा सुहागन राग है भैरवी राग। भैरवी राग में सभी स्वरों का यानी कि 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इस राग को किसी भी मौसम में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय गाया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसको सदा सुहागन राग कहते हैं। पिछली वीडियो में एक प्रश्न गलत हो गया है कि घसीट का प्रयोग किस तरह के वाद्यों में किया जाता है। घसीट का प्रयोग किया जाता है सारिका युक्त वाद्यों में। जिन वाद्यों में सारिकाएं होती हैं, पर्दे होते हैं, उनमें घसीट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सितार वाद्य जो है इसमें पर्दे होते हैं तो इसमें घसीट का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाद्य जिनमें पर्दे नहीं होते हैं, सारिकाएं नहीं होती हैं, तो इनमें सूत की क्रिया की जाती है। ठीक है। सूत की क्रिया सारिका विहीन वाद्यों में जैसे कि सारंगी, वायलिन, दिलरुबा, इसराज, इन वाद्यों में सूत की क्रिया, और सितार वाद्य में जो सारिका युक्त वाद्य है इसमें घसीट की क्रिया की जाती है। ठीक है। जो सूत है, घसीट है, इसके समान ही गायकी में मींड का प्रयोग किया जाता है। मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने में बीच के स्वरों को टच करते हुए जाते हैं, तो यही क्रिया सितार में घसीट की क्रिया कहलाती है। जिन वाद्यों में सारिकाएं होती हैं, जैसे कि सितार वाद्य में सारिकाएं होती हैं,
तो घसीट की क्रिया सितार वाद्य में होती है जिनमें सारिकाएं होती हैं, और जिन वाद्यों में सारिकाएं नहीं होती हैं सारिका विहीन वाद्यों में, जैसे कि वायलिन, सारंगी आदि वाद्य, इनमें सूत की क्रिया होती है। ठीक है, और गायकी में मींड की क्रिया होती है। तो इस प्रकार मींड, घसीट और सूत एक समान है, बस अंतर ये है कि मींड का प्रयोग गायकी में, घसीट का प्रयोग सारिका युक्त वाद्यों में, और सूत की क्रिया यानी कि सूत का प्रयोग सारिका विहीन वाद्यों में किया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। और मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर भी आप ज़रूर दीजिए यदि आपको मालूम हो तो। ठीक है, यदि आप इन प्रश्नों का आंसर देंगे, उत्तर देंगे, तो ये प्रश्न आपके और भी अच्छी तरह से तैयार होते जाएंगे। इसलिए मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ, यदि आपको उसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, और यदि नहीं मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट में ही बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज ये 391 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 390 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 392वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।